हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, जो हम लोगों का बिहार स्पेशल का सीरीज़ चल रहा था, आज उसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बिहार स्पेशल की इस सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे वन रिपोर्ट 2021 बिहार के संदर्भ में देखेंगे। जो हर 2 साल में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वन रिपोर्ट देता है, उसी को आज हम लोग देखेंगे कि वनों की क्या स्थिति है। 96% मैदानी क्षेत्र वाले बिहार में वनों की क्या स्थिति है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जो वन रिपोर्ट आती है वो प्रत्येक 2 साल में आती है। और ये जो 2021 वाली वन रिपोर्ट है, ये जो है 17वीं वन रिपोर्ट है। किस नंबर की वन रिपोर्ट है? 17वीं वन रिपोर्ट है। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में। देखो 1987, देख लो एक बार, 1987 में। अब देखो, इससे कनेक्ट करके कुछ चीज़ों को याद करो। करके कुछ चीज़ों को याद करो। देखो 1988 में क्या हुआ था, बताओ हमको। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी, जबकि ये अपना काम सही तरीके से मतलब अपना काम करना स्टार्ट कब कर दिया था? इसने 1992 से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1987 मतलब जब सेबी की स्थापना हुई, सेबी की स्थापना के जस्ट 1 साल के पहले किसकी स्थापना हुई? जो है मतलब ये पहली रिपोर्ट आई। कौन सी पहली रिपोर्ट आई? वन स्थिति रिपोर्ट आई। मतलब पूरे भारत की वन स्थिति को इसमें दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे हम बिहार के संदर्भ में देखेंगे, तो बिहार के वन रिपोर्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है, ये किस नंबर की वन रिपोर्ट है? ये 17वीं वन रिपोर्ट है। और इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, देखो 1987 में फर्स्ट प्रकाशन इसका हुआ था, मतलब वन रिपोर्ट का। 2021 की रिपोर्ट, इस श्रृंखला में ये 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइट 2 से प्राप्त आंकड़े प्रयोग किए गए। मतलब ये आंकड़े कहाँ से ये भारतीय वन सर्वेक्षण जो ये है, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये आंकड़े कहाँ से लिया? ये दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में वन आवरण, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वन आवरण पूरे मतलब बिहार में कितना वन आवरण है? 7380 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7.84%, 7.84% है। ठीक है, अब देखो बिहार का, आपसे अगर पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है, हमने आपको बताया था, बताओ कमेंट में बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। आप लोग कमेंट में बताओ भारत का, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? आप लोग कमेंट में बताओ। और भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, ये भी कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण कितना है? मतलब बिहार में वन क्षेत्र कितने हैं? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। और ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.84%, 7.84%। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर, 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, जो कि लगभग 1.03% है। यानी कि जैसे जो हमारा अब की बार का, यानी कि 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है, इससे कितना मतलब 2021 वाले में कितना वन आवरण क्षेत्र ज़्यादा हो गया है? 75 वर्ग किलोमीटर। और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 1.03%। ठीक है, आगे देखें हम लोग। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण। ठीक है, वनावरण कितना है? 7,381। और ये कितना % है? 7.84%। और अब की बार वृद्धि कितनी की हुई? 75 वर्ग किलोमीटर की। अब वृक्षावरण देखो, वृक्षावरण कितना है? 2,341 वर्ग किलोमीटर। ये है पूरे मतलब ये कितना % है? पूरे बिहार का मतलब कितना %? जैसे ये पूरे बिहार में इतना है वृक्षावरण, अब पूरे बिहार का ये कितना % है? 2.48%। और इसमें वृद्धि कितनी हुई? 338 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, अब देखो कुल टोटल इसमें 9,722 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और पूरा % हो जाएगा, मतलब बिहार के कितना % बनेगा? ये 10.32%। और ये
जो है अगर आप पूरा इसको जोड़ लेंगे तो ये 413 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि, टोटल वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो प्रश्न यहीं से पूछा जाने वाला है, जिलों में वनावरण या क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताओ कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है, और परसेंटेज में बताओ भारत के किस राज्य में परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन है, और भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखो अब यहाँ जो पूछने वाली चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फैक्ट है, इसको सीधा आपसे पूछ लेगा, आपको बताना पड़ेगा। अगर आ रहा है तो आप बताएंगे, नहीं आ रहा है तो आप नहीं बता पाएंगे। सीधा जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण देखो, सबसे अधिक वाले 3 जिले यहाँ पे दिया है और सबसे कम वाले 3 जिले यहाँ पे दिया है। ठीक है, सबसे अधिक वाले 3 जिले यहाँ पे दिया और सबसे कम वाले 3 जिले यहाँ पे दिया है। देखो कैमूर, मतलब बिहार का एक जिला है कैमूर, जहाँ पे सबसे अधिक वनावरण है। फिर कैमूर में, फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, फिर उसके बाद रोहतास में। अब बताओ हमको, तुरंत जाओ आप लोग फट से किस पे, तुरंत जाओ आप लोग बिहार के रफ मैप पे, ये बनाओ रफ मैप। कैमूर बताओ कहाँ है हमको, कैमूर अपने दिमाग में फीड करो, कैमूर कहाँ है, किस क्षेत्र में है। ये गंगा नदी बही है और यहाँ कौन सा जिला है, कैमूर, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है ना, कैमूर जिला। अब ये देखो, ये जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में चंपारण, पश्चिमी चंपारण यहीं पे है ना, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, तो ये पश्चिमी चंपारण वाला इलाका हो गया। रोहतास कहाँ है हमको बताओ, रोहतास भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, और रोहतास में ही हमने क्या बताया था आपको, सासाराम स्थित है, जहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो रोहतास। अब देखो इसको, सबसे अधिक कौन सा है, किस जिले में है वनावरण, किस जिले में, कैमूर में, और उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास में। अब देखो सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वनावरण वाला जिला है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। अब देखो ये दोनों तो वैसे ही याद हो गए, जहानाबाद किससे कट के बना था, अरवल से, हमने बताया था ये चीज़, और शेखपुरा याद रख लो। यानी कि सबसे कम, आपसे पूछेगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनावरण है, तो आपको बताना है कौन सा, कैमूर। अरे वैसे नहीं याद हो रहा है कैमूर लंग से याद कर लो, तैमूर लंग से याद कर लो उसको, कैमूर। ठीक है, और सबसे कम शेखपुरा, सबसे कम वनावरण वाला जिला शेखपुरा, सबसे ज़्यादा वनावरण वाला जिला कैमूर। दूसरे की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा वनावरण वाले ज़िले की तो पश्चिमी चंपारण। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो रोहतास। आपसे जो है मैक्सिमम 3 ही पूछ सकता है, वैसे तो ज़्यादा मतलब संभावना है कि यही सिर्फ पूछेगा कि बिहार के किस ज़िले में सर्वाधिक वनावरण है, तो आप सीधा बताइए कैमूर। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे कम वनावरण वाला ज़िला कौन सा है, शेखपुरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से था, अब देखो परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से आपको देखना है कि किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है। देखो अब देखो यहाँ से समझो, कैमूर जिला क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे अधिक वाला और यह सबसे कम वाला, ये प्रतिशत के हिसाब से है। कैमूर जिला जो है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा वनावरण वाला क्षेत्र था, और परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा है कैमूर जिला। देखो परसेंटेज और क्षेत्रफल में अंतर ऐसे हो जाता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हमने कहा कि ये एक ज़िला है, मान लो ये पूरा ज़िला है, अब ये मान लो कैमूर है, पूरा कैमूर है। ठीक है, अब ऐसे ही एक मतलब ज़िला है इतना, ये 1 मिनट रुको, ये मान लो कैमूर है, ये मान लो कैमूर ज़िला है। ठीक है, और इसके इतने पार्ट पर क्या है, इतने पार्ट पर वन बना हुआ है, इतने पार्ट पर वन है और इतने पार्ट पर वन नहीं है। ठीक है, तो और एक ज़िला है, मान लो ये शेखपुरा है, शेखपुरा छोटा ज़िला है, मान लो ये शेखपुरा ज़िला है, तो शेखपुरा ज़िला बहुत छोटा है, मान लो इतना बड़ा है शेखपुरा ज़िला, मान रहे हैं हम सिर्फ अभी ऐसे ही, सिर्फ समझाने के लिए कि प्रतिशत वाला कैसे ज़्यादा हो जाता है और क्षेत्रफल वाला कैसे कम हो जाता है। ठीक है, तो जो शेखपुरा ज़िला है मान लो इतना बड़ा है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इस ज़िले में ये पूरा इतना वनावरण है। अब देखो ये ज़िला जो है ये बड़ा तो भले है और इसमें ज़्यादा वनावरण भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन इस ज़िले के मुकाबले इस ज़िले से अगर हम तुलना करें तो इस ज़िले के क्षेत्रफल में ज़्यादा वनावरण है, इसलिए परसेंटेज में ज़्यादा हो जाता है। और इस ज़िले की अगर मैं बात करूं, इस ज़िले की, तो इस ज़िले में क्षेत्रफल के हिसाब से तो वनावरण ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एरिया है अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो परसेंटेज इसी का ज़्यादा आएगा।
इसका कम हो जाएगा परसेंटेज, भले ही ये क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज वाला और क्षेत्रफल वाला समझ में आया? ठीक है, आशा करता है कि समझ में आया होगा। अब देखो, तो सबसे जैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल के हिसाब में सबसे 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 ज़्यादा मतलब वनावरण वाला जिला कौन सा था? एक था कैमूर, कैमूर। दूसरे नंबर पे कौन सा था? दूसरे नंबर पे कौन सा था बताओ हमको? सॉरी, दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे था पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तीसरे नंबर पे कौन सा था? तीसरे नंबर पे था रोहतास। ठीक है, लेकिन अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो पहले नंबर पे कैमूर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे जमुई आ जाएगा, तीसरे नंबर पे नवादा आ जाएगा। अब ये कैमूर जमुई सॉरी जमुई और नवादा किससे सीमा साझा करते हैं आप बताओ हमको? ये सीमा साझा करते हैं आपके झारखंड से, झारखंड से ये सीमा साझा करते हैं। जबकि कैमूर अपना किससे सीमा साझा करता है? तो कैमूर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अब देखो इसमें कितने परसेंटेज, प्रतिशत के हिसाब से देख रहा है ना, तो कितना प्रतिशत वनावरण है, मतलब जितना कैमूर जिला है, जितना कैमूर जिले का जितना क्षेत्रफल है उसका 31.56% यहाँ पे वनावरण है। ठीक है, और यहाँ देखो जमुई, जमुई में कितना है? 21.34% है, और नवादा में कितना है? 20.72 है। जबकि अगर हम वैसे देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से पहला तो कैमूर रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है? पश्चिमी चंपारण आ जाता है, और तीसरे नंबर पर रोहतास आ जाता है। जबकि परसेंटेज के हिसाब से कैमूर परसेंटेज के भी हिसाब से है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब से आ जाएगा दूसरे नंबर पे जमुई और तीसरे नंबर पे नवादा, जिसमें सबसे अधिक वनावरण है प्रतिशत के हिसाब से। अब सबसे कम वाला देख लो, सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से जो ज़िले हैं कौन कौन से हैं? एक है शेखपुरा, एक है बक्सर, एक है सिवान। यानी कि शेखपुरा वहाँ भी परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम था, और वहाँ भी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम था, और यहाँ परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे कम है। यानी कि 0.17% के क्षेत्रफल पे जो है शेखपुरा में क्या है आपका? वनावरण है। और उसके बाद बक्सर, बक्सर के बाद सिवान। बताओ बक्सर और सिवान किससे सीमा साझा करते हैं? बक्सर और सिवान किससे सीमा साझा करते हैं? तो बक्सर और सिवान दोनों ये सीमा साझा करते हैं किससे? आपके उत्तर प्रदेश से। और बक्सर तो ऐसा ज़िला है जहाँ से चौसा के करीब से जो है गंगा नदी इंटर करती है। आप लोगों को याद होगा, आशा करते हैं कि याद होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 2019 से 2021 की तुलना किया है और बताया है कि किस ज़िले में वृद्धि ज़्यादा हुई है, किस में कम हुई है। देखो वनावरण में वृद्धि मतलब इन जिलों में वनावरण बढ़ा है और इन जिलों में घटा है। अब देखो बांका एक ज़िला है, बांका झारखंड से सीमा साझा करता है। वही जो हमने बताया था तरीका कि जब आपको कोई काटेगा तो आप भागेंगे, फिर बांका उठा लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कटिहार, भागलपुर और बांका हमने बताया था ना, ये चीज़ कटिहार, भागलपुर और बांका किससे सीमा साझा करते हैं ये लोग, ये ज़िले तो मतलब झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो बांका एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किस में? वनावरण में। ठीक है, वनावरण में वृद्धि और वनावरण में नुकसान। अब नुकसान किस में हुआ है? कैमूर ज़िले में। कैमूर ज़िले में कितना नुकसान हुआ है? 4.83 किलोमीटर का नुकसान हो गया है। ऐसे ही जमुई है, ऐसे ही गया है। ये बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ आप लोग इतना याद रखो जो ऊपर का बताया गया है कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है वनावरण परसेंटेज के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से किस ज़िले में सबसे कम है। इसको भी याद रख लो कि मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस उसमें हुई, किस ज़िले में हुई है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 2019 की तुलना में। यानी कि जो बांका है, इसमें 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई। किसमें? अब की बार वाले में 2019 से ये तुलना कर रहा है। और जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किस रिपोर्ट के मुताबिक? ये जो 2019 में रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, मतलब उससे 13.22 किलोमीटर ज़्यादा हो गया है। कौन ज़्यादा हो गया है? जमुई। क्या ज़्यादा हो गया है? वनावरण वाला क्षेत्र ज़्यादा हो गया। ठीक है, और गया में भी है ऐसे 12.24%। अब बताओ जमुई और गया, बांका, ये तीनों ज़िले हैं, जमुई, गया और बांका किससे सीमा साझा करते हैं? झारखंड से सीमा साझा करते हैं। अब देखो इधर वनावरण जो जिसमें नुकसान हुआ है, नुकसान किस में हुआ है? वही वाला क्षेत्र जो परसेंटेज के हिसाब से भी वनावरण वाले क्षेत्र में ज़्यादा है और उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से भी वनावरण वाले क्षेत्र में ज़्यादा है। इसमें हो गया है नुकसान। कितने का नुकसान हुआ है? 4.83 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हो गया है। सुपौल और रोहतास, सुपौल में 4.46 यानी कि 4.46
वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ। रोहतास में भी 2.32 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हो गया है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? आशा करते हैं आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अन्य फैक्ट है कुछ। देखो वाल्मीकि जो नगर टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि सिर्फ हमने बताया था ना कि यहाँ पे जो बिहार है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो यही कह रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, इसका क्षेत्रफल कितना है? 796.12 वर्ग किलोमीटर। वन है जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का कितना परसेंट है? 85.71% है। ठीक है, जैसे वाल्मीकि टाइगर जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि एनपी का मतलब नेशनल पार्क जो है, इसका क्षेत्रफल जितना है उसके क्षेत्रफल का 85.71%, 71% क्या है आपका? टाइगर रिजर्व है। और उस टाइगर रिजर्व को किस नाम से हम जानते हैं? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के रूप में जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखते हैं हम लोग। देखो बिहार में वृक्षावरण, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण है। वृक्षावरण और वनारोपण ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वृक्षावरण का मतलब जो सामान्य वृक्ष होते हैं, और वनावरण का मतलब जो वन है, जिसको वन में काउंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे वृक्षारोपण का मतलब जो हम लोग जैसे वृक्ष लगा दिए और जैसे हमारे खेतों के आसपास में वृक्ष है, तो ये वृक्षारोपण है। और जो जैसे सरकार कहती नहीं कि इतना करोड़ हमने जो है वृक्ष लगवा दिए, तो ये वृक्षारोपण है, यानी कि वृक्षों को लगाया जा रहा है। लेकिन जो वनावरण है वो अलग चीज़ है। वनावरण 7000 कुछ है, वनावरण जो है 7300 कुछ करके है, 384 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन जो ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, वृक्षारोपण दूसरी चीज़ है। तो बिहार में वृक्षावरण जो है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जो राज्य के क्षेत्रफल का कितना है? 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ठीक है, 338 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हो गई। किसमें? वृक्षावरण में, ना कि वनारोपण में। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो वन के प्रकार और 2021 में मतलब इसमें क्या कमी क्या वृद्धि हुई है। ठीक है, देखो अतिसघन वन, अतिसघन वन मतलब बहुत घने हुए वन कितने हैं? 70%। अधिक शिखर सघनता है इसमें। और ये परसेंटेज इनका कितना है? परसेंटेज कितना है मतलब इन वनों का, अतिसघन वनों का परसेंटेज कितना है? 4.5%, यानी कि 4.5%। इनका वर्ग किलोमीटर में देखोगे तो 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन कितने हैं? 44.5%, यानी कि 44.5%। और इसका अगर क्षेत्रफल देखोगे तो कितना है? 3286 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कितने हैं? जो है ये 10 से लेके 40% शिखर सघनता है इसमें। और ये कितने हैं? 51% है। 51%, 3762 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ठीक है, देखो बिहार में वनावरण शीर्ष जिले बहुत घने, मध्यम रूप से घने और खुले घने। बहुत ज़्यादा घने, ऐसे पूछेगा आपसे प्रश्न कि बताओ बिहार के किस जिले में बहुत घने वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी चंपारण में। मध्यम रूप से घने वन भी पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? कैमूर में। अब शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल मतलब ये कितना ये आपसे कभी नहीं पूछे जाने वाले, लेकिन जान लो आप लोग। ये लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 330 वर्ग किलोमीटर में, 538। जैसे ये बहुत घने वाले कितने हैं? 250 मान लो, 250 मान लो इसको, 250 वर्ग किलोमीटर में। अब मध्यम रूप से घने वन कितने हैं? इसको मान लो 550 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और खुले वन कितने वर्ग किलोमीटर में हैं कैमूर में? तो ये हैं 530 मान लो, सीधा। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पूछी जाने वाली हैं। आपसे पूछा जाने वाला है क्या? बहुत घने वन कहाँ हैं? पश्चिमी चंपारण में। मध्यम रूप से घने वन कहाँ हैं? पश्चिमी चंपारण में। खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? कैमूर में। ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। आगे देखो,
2019 एवं 21 की वनावरण की तुलना ना, बहुत घने वन देखो, इनका भी क्षेत्रफल 2019 में कितना था, 333 वर्ग किलोमीटर, अभी भी उतना ही है। मध्यम रूप से घने वन, इनका क्षेत्रफल 2019 में 3250 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब कितना है, 3286 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 36 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, 36 वर्ग किलोमीटर की। और खुले वन देख लो, खुले वन कितने हैं, 3693 वर्ग किलोमीटर था 2019 में, लेकिन अभी कितना है, 3762 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बढ़ गया है थोड़ा सा, मतलब बहुत कम ही बढ़ा है। इसका डिफ्रेंशिएट करके आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़ा है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन कहा जाता है। ये सब नहीं पूछा जाने वाला है आप लोगों से, ना तो यही पूछा जाएगा, ये भी डेटा आप लोगों के लिए बेकार है। जो ऊपर हमने बताया है कि किस ज़िले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, किस ज़िले में सबसे कम वन पाए जाते हैं, ज़्यादा चांसेस है कि यही चीज़ पूछी जाएगी आपसे। आगे देखो, अन्य महत्वपूर्ण कुछ जो है जानकारी दी गई है यहाँ पे, जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये किसके लिए जाना जाता है, गैंडा प्रजनन के लिए। आपसे पूछेगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो आप सीधा प्रश्न बताएंगे कि पटना में है। और ये किस लिए फेमस है, तो ये गैंडा प्रजनन के लिए फेमस है, और ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। ध्यान रखने वाली बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा है जमुई कह रहे हैं, जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है। बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं कुल मिलाकर, 12। ध्यान रखो, ये बात भी ध्यान रखो आप लोग। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है, और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखो, बाघ जनगणना 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या मात्र 31 है। किस स्टेट में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे देखो, बिहार में आपदा प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। बिहार एक मैदानी राज्य है, हमको पता है कि 96% जो है यहाँ पे 96% क्या है, मैदान है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है, मैदानी राज्य है, जहाँ मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त जो है बिहार में सूखा भी आता है, भूकंप भी आता है, चक्रवात भी आते हैं, और लू। चक्रवात कहाँ से आएगी, चक्रवात आपकी जो है बंगाल की खाड़ी से आएगी, बंगाल की खाड़ी से बंगाल होते हुए ये जो है झारखंड होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है, और बहुत कम ही प्रभावित करती है ये चीज़। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुख्य आपदा है ये क्या है, बाढ़। और बाढ़ ज़्यादा कहाँ आता है, बाढ़ ज़्यादा उत्तरी बिहार में आता है, मतलब गंगा के उत्तर मैदान में आता है, ऐसे भी कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे बिहार के 38 ज़िले हैं, टोटल 68 ज़िले, और 38वां ज़िला कौन सा बना है, अरवल, जिसमें 28 ज़िले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 ज़िलों में से 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं, और जो 13 हैं वो कम बाढ़ प्रभावित हैं। ठीक है, आगे देखो, बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है, हमने बताया ना। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो बिहार का मैप है वो ऐसे गंगा बही है। अब इधर से जितनी नदियाँ आ रही हैं सब जो है सदा नीरा नदियाँ होती हैं। क्यों सदा नीरा होती हैं, क्योंकि ये हिमालय से निकल के आती हैं। अब हिमालय से निकल के आ रही हैं, इसलिए इसमें जल हमेशा भरा हुआ रहता है। और जैसे ही बंगाल की खाड़ी से जैसे यहाँ पर मानसून पहुँचता है, यहाँ से मानसून जैसे ही पहुँचता है तो क्या होता है, बारिश हो जाती है, और बारिश होने के बाद में इसमें जल भराव ज़्यादा हो जाता है। जब जल जैसे ही ज़्यादा हुआ, एक तो पानी पहले से ही ये थोड़ा वो मतलब हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियों में पानी है ही। अब जैसे ही थोड़ा सा और पानी भरा तो बाढ़ आ गया, इसका नतीजा बाढ़ हो गया। तो समझ में आया होगा आप लोगों को बाढ़ क्यों उत्तरी बिहार में ज़्यादा आता है। ठीक है, बाढ़ प्रभावित है। इन 28 ज़िलों में 15 अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित हैं, और जो है 13 कम। देखो, बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है, हमने बता दिया क्यों देखा जाता है। अब बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है, यानी कि 16.5% जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वो कहाँ पे पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। अब सोच लो 38 ज़िलों में से 28 ज़िले जो है बाढ़ प्रभावित हैं। अच्छा ये बताओ, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, किस ज़िले में होती है, बताओ हमको। किशनगंज में। और सबसे कम
औरंगाबाद में, याद करते रहो ये सारी चीज़ें, औरंगाबाद में। बिहार का सबसे गर्म ज़िला कौन सा है? गर्म प्लस ठंडा दोनों ही, कौन सा है बताओ? ये है गया, ठीक है। भारत में, पूरे भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? पूरे भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? तो ये है लेह लद्दाख वाला इलाका। आप लोग राजस्थान का भी मत लगाइएगा, भूल से भी राजस्थान मत लगाइएगा, राजस्थान गलत हो जाएगा। सबसे कम बारिश लेह में होती है और इसको जो है सूखा रेगिस्तान भी कहते हैं, सूखा शीत रेगिस्तान भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, अत्यधिक जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें कौन कौन से हैं? देखो कौन कौन से, ज़्यादातर उत्तरी बिहार वाले ही होंगे ये ज़िले जो हैं। पूर्वी चंपारण कहाँ पड़ता है? उत्तरी बिहार में। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये सब के सब लगभग उत्तर बिहार के ही हैं जिसमें अत्यधिक बाढ़ प्रभावित वाले। अब कम बाढ़ प्रभावित वाले जो 13 हैं, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। अच्छा बताओ, लखीसराय जो ज़िला है, लखीसराय, जिसको हमने कहा था कि ये जो है बेगूसराय का छोटा भाई लखीसराय, तो लखीसराय किस मंडल में, किस प्रमंडल में आता है? हमने बताया था ना, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं ना। तिरहुत प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, और आपका एक आई थिंक पूर्णिया प्रमंडल है। ऐसे ऐसे करके 9 प्रमंडल है और आपको हमने 9 प्रमंडलों के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? बिहार में वर्षा ऋतु में 2 माह में अत्यधिक वर्षा होती है और उत्तर बिहार की नदियां वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होता है। क्यों होता है हमने बता दिया क्यों होता है। आगे देखो बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है। जल प्रबंधन का अभाव मतलब यहाँ पे सही से जल प्रबंधन नहीं किया जाता है। तटबंध हमको तो लगता है कि प्रत्येक ईयर ही यहाँ पे जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं ये टूट ही जाते हैं, लगभग टूट ही जाते हैं ये। तो जल प्रबंधन अच्छा नहीं है। जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो सूखा देख लो, सूखा के बारे में एक सेकंड, चलो सूखा के बारे में हम लोग देखते हैं। सूखा का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। सूखा मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन से, मतलब जल का सही रूप से दोहन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सही रूप से जल का उपयोग सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे सूखा की शिकायत आ जा रही है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने वाले ज़िले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर। ये लगभग देखो सब दक्षिणी बिहार के ज़िले हैं। कहाँ के ज़िले हैं? दक्षिणी बिहार के। कहाँ औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद दक्षिणी बिहार में ही पड़ेगा। गया कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी बिहार में ही पड़ता है, दक्षिणी बिहार में ही पड़ता है। गया अपना जो है झारखंड से सीमा साझा करता है। नवादा भी दक्षिणी बिहार का हिस्सा है। रोहतास भी दक्षिणी बिहार का हिस्सा है। कैमूर कहाँ का हिस्सा है? दक्षिणी बिहार का हिस्सा है। मुंगेर भी दक्षिणी बिहार का हिस्सा है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहीं पे क्या आता है? यहीं पड़ता है सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है, ठीक है। अब देखो भूकंप के बारे में यहाँ पे देख लो। भूकंप के बारे में देखो यहाँ पे देखो, भूकंप बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ पे भूकंप की संभावना जन्म देती है, ठीक है। मतलब बिहार की उत्तरी बिहार जो है ये लगभग अपना नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल कैसा इलाका है? ये हिमालयी वाला इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भूकंप की काफ़ी संभावना बनती है। आगे देखो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जो है एक सेकंड, बिहार के भौगोलिक स्थिति जो है कहाँ पे है? हिमालय के समीप है। इसी कारण से भूकंप की संभावना बन रही है। और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न मतलब कितने जोनों में बांटा गया है? लगभग 3 जोनों में बांटा गया है। इसको 5 में और 4 में और 3 में विभाजित किया गया। अब देखो जोन 5 में एक सेकंड, जोन 5 में देखो कितने कौन कौन से ज़िले हैं? जोन 5 में अत्यधिक प्रबलता होती है। और कौन कौन से ज़िले हैं? किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। आई थिंक ये सारे ज़िले जो हैं ये किससे सटे हुए हैं आपके? ये सारे ज़िले जो हैं आपके नेपाल से सटे हुए हैं। और नेपाल से सटे होने के कारण जो है हिमालय पर्वत यहीं से है, हिमालय पर्वत यहीं है। एक रफ मैप देख लो,
फट से देखो एक रफ मैप, देखो ये किशनगंज कहाँ पड़ता है, किशनगंज ये है, सहरसा यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे है सहरसा, सुपौल यहीं है, मधेपुरा भी यहीं कहीं है नीचे की तरफ, अररिया यहाँ है, सीतामढ़ी यहाँ है, दरभंगा देखोगे तो आप लोग यहाँ पे है कहीं दरभंगा, और मधुबनी भी यहीं है। तो जोन 5 में अत्यधिक प्रबलता होती है किसकी, भूकंप आने की, और जोन 4 में मध्यम प्रबलता है। और ये कहाँ पे है, ये कौन से ज़िले में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर में। जोन 3 में निम्न प्रबलता है, मतलब यहाँ पे बहुत कम आशा है कि भूकंप आए। कौन से ज़िला है, जैसे गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर तथा मुंगेर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो चक्रवात की बात कर लेते हैं। चक्रवात, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, सबको पता है कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है, यानी कि ये लैंडलॉक स्टेट है, एक लैंडलॉक स्टेट है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के नाते जो है, मतलब बंगाल की खाड़ी के समीप है ये बिहार। तो जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है तो फिर ये झारखंड से होता हुआ बिहार में आ जाता है, और जो है बिहार को हल्का फुल्का प्रभावित कर देता है सीजन में। अब देखो चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। रीजन है इसका, इन जिलों को प्रभावित होने का रीजन है। अब देखो जैसे ये बिहार है और यहाँ पे अपना इस साइड से पूर्वी साइड से कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। अब जब बंगाल की खाड़ी यहाँ है, बंगाल की खाड़ी से जब अपना चक्रवात आया, यहाँ पे ऐसे आया, तो यहाँ पे कौन से ज़िले हैं, यहाँ पे किशनगंज है, यहाँ पे पूर्णिया है, यहाँ पे कटिहार है, यहाँ भागलपुर है, यहाँ अररिया है। तो यही सारे ज़िले प्रभावित होंगे। ठीक है, आगे देखो। आपको अगर ये पता होगा कि चक्रवात जो बिहार में इंटर करता है वो कहाँ से इंटर करता है, ये चक्रवात जो है इंटर करता है कहाँ से, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी से चक्रवात इसमें आता है। इसी कारण से जो है, अगर आपको ये पता चल गया कि बंगाल की खाड़ी से जो है चक्रवात इंटर करता है, कहाँ पे इंटर करता है, बिहार के अंदर, तो आप लोग ये तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा ज़िला इससे प्रभावित होगा ना। क्योंकि जब पश्चिम बंगाल से इंटर करेगा तो जाहिर सी बात है ये झारखंड से होता हुआ फिर पूर्वी बिहार को ही प्रभावित कर सकता है, और अंदर आते आते इसका मतलब गति वगैरह सारी धीम हो जाएगी, इसीलिए ये धीमी पड़ जाती है। इसीलिए जो है ये पूर्वी ज़िले को ही, मतलब जो बिहार का पूर्वी ज़िला है उसी को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो कौन से ज़िले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया, इसी ज़िले को ये प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखें। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा होती है एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है, ये तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। सेंदाई फ्रेमवर्क ये जो है ना, सेंदाई फ्रेमवर्क जो है ये मतलब एक बार एक सम्मेलन हुआ था, मतलब आपदा से संबंधित, ये जापान में हुआ था। तो ये देखो यहाँ दिया भी है, जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 को आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित सात प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में 1 जून 2016 से सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। बिहार भारत का पहला राज्य था सेंदाई फ्रेमवर्क को मतलब अपनाने के लिए। अब देखो इसमें क्या है, मेन बात क्या है, इसमें मेन बात यह है कि सेंदाई फ्रेमवर्क, आप समझ लो सेंदाई फ्रेमवर्क को भारत ने कब अपनाया, 1 जून 2016 को अपनाया। ठीक है, सेंदाई फ्रेमवर्क को। अब सेंदाई फ्रेमवर्क क्या था, सेंदाई फ्रेमवर्क आपको बताना है कि आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए ये चीज़ें की गई। और सेंदाई फ्रेमवर्क को पहला भारतीय राज्य जो है कौन सा है जो अपनाया है, इसको बिहार है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे अपना बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।